स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल CR एजू पॉइंट पर। राजस्थान जीके से संबंधित मॉडल पेपर आज हम लेकर आए हैं, जो कि PTT, BSTC, वीडियो मैंस, रीट, राजस्थान पुलिस और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। एक तरह का ये पेपर ही है जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसी पेपर की हम विस्तृत व्याख्या इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी ने कमाल की बात कही है कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने 50 कलाई सीखी है। मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने 50 कलाई सीखी है। मुझे तो डर उससे लगता है जिसने एक ही कला को 50 बार किया है। कहने का अर्थ यह है कि जरूरी नहीं कि आप 50 अलग अलग किताबें पढ़ो, आप एक ही किताब को 50 बार पढ़ो, क्योंकि मित्रों ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। अगर आप एक ही चीज को बार बार करोगे तो वो पूर्णतः आपको याद होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मॉडल पेपर्स है वो शुरू किए हैं। उम्मीद करेंगे कि ये मॉडल पेपर्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है, यानी राज प्रमुख का पद जब समाप्त हुआ था उसके बाद में राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया गया था। पूछा गया है कि 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। वृहद राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। तो जब वृहद राजस्थान का गठन हुआ था तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था, यह आज का प्रश्न है। यानी जब वृहद राजस्थान का गठन हुआ था उस समय राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि जब वृहद राजस्थान का गठन हुआ था तब राज प्रमुख बनाया गया था जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय को। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सवाई मानसिंह राज प्रमुख बने थे। और वृहद राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस जैसलमेर प्लस जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को मिलाया गया था। संयुक्त राजस्थान में जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को मिलाया गया था, जिसमें राज प्रमुख सवाई मानसिंह को बनाया गया था, जबकि भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख बनाया गया था। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को, जबकि राज प्रमुख सवाई मानसिंह को बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। बिल्कुल सही आंसर है साहब इसका। ठीक है। दूसरा प्रश्न है लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। जी हाँ, लोकायुक्त है वो व्यवसाय में शामिल है, वो नहीं हो सकता। इसका भी दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि वे संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। जी बिल्कुल गलत है, वो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन से सही है, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लोकायुक्त के बारे में और अब आपको बात मैं बता देता हूं कि लोकायुक्त है, प्रथम लोकायुक्त सबको पता है ID दुआ थे। और राजस्थान में ये लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 बनाया गया था, जिसको लागू 3 फरवरी 1973 को लागू किया गया था, जबकि राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति है वो दी गई थी 26 मार्च 1973 को। राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति 26 मार्च 1973 को दी गई थी, जबकि राजस्थान में ये 3 फरवरी 1973 से ही लागू हो चुका था। अगला प्रश्न है हमारा 23वां कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मीनाकारी जयपुर की, जी बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर, जी साहब ये बिल्कुल गलत है। अजरक प्रिंट है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की संबंधित है। और थेवाकला प्रतापगढ़, ये भी सही है। तो इसका सुमेलित ऑप्शन नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सुमेलित नहीं है, यानी अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की है, न कि सांगानेर की। और आपको टेराकोटा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टेराकोटा है वो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। कभी पूछ लिया जाता है कि सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सुनहरी टेराकोटा अगर पूछ रहे
तो वो सुनहरी टेराकोटा है वो प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है सुनहरी टेराकोटा? बीकानेर की। अगर पूछ लिया जाए कि कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, कागजी टेराकोटा, तो कागजी टेराकोटा है वो थानागाजी अलवर की है। कहाँ की है? थानागाजी अलवर की कागजी टेराकोटा प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की। जबकि केवल टेराकोटा पूछ लिया जाए तो वो है मोलेला राजसमंद की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जी सर, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, जी सही, बिल्कुल सही है। ओसिया जोधपुर में सही है। कैला देवी करौली बिल्कुल सही है। मेनाल अजमेर नहीं साहब भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेनाल अजमेर में नहीं है, भीलवाड़ा में है। ठीक है। और कैला देवी से संबंधित हम एक दो बात और भी कर लेते हैं। देखिए कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। यहाँ लक्खी मेले का आयोजन होता है। और कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है जिसे लांगुरिया कहा जाता है। कैला देवी के मंदिर के सामने किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर, जिससे क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। 125वां प्रश्न, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? 1903 में एक शासक था जिसने चौरी कर लगा दिया था। चौरी कर होता क्या है कि इसके अंतर्गत क्या है कि हर व्यक्ति जो अपनी पुत्री या बहन का विवाह करता था तो उसको एक कर के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती थी जिसे चौरी कर कहते थे। और ये रामकृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था? रामकृष्ण सिंह ने लगाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये, तो इसका आप विशेष तौर से आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का छठा प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का 126वां प्रश्न है। ये प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। हमें चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसके बारे में निम्न तथ्यों के बारे में पढ़ना है। ये इस तरह के प्रश्न देखिए आजकल बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हर पेपर में इस तरह का एक न एक प्रश्न आ ही जाता है। पहला ऑप्शन है कि ये प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। जी बिल्कुल गलत है, इसमें केवल 9 मंजिलें ही है। ये 9 खंडों में विभाजित है। जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। अब इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से सही तथ्य है, तो हमें पता है कि 1 और 3 सही तथ्य है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुंभा द्वारा निर्मित है और ये 1437 ईस्वी को सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। और इसकी ऊंचाई 122 फीट है, लगभग 122 फीट इसकी ऊंचाई है और 9 खंडों में ये विभाजित है। अगर इसकी बात की जाए तो ये लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर से सफेद संगमरमर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से ये निर्मित है। और विजय स्तंभ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश इसे कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 127वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले यानी तीनों की सीमा आपस में लगती है? झालावाड़, बूंदी और टोंक। जी साहब, झालावाड़ और बूंदी की तो लगती है, टोंक की नहीं लगती है। सिरोही, पाली और जालोर। जी बिल्कुल सही, इन तीनों की आपस में लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 227, 243, 241 या फिर 221? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय भी जोड़े गए थे। कितने विषय संबंधित है पंचायतों से? तो 29 विषय संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, लालदास जी, हरिराम दास जी या सुंदरदास जी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लालदास जी है वो मेवात के प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म मेवात
मेवात प्रदेश के अलवर के जो धौलीधु गांव है, कौन सा गांव? धौलीधु गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। किससे ली थी दीक्षा? तो वो ली थी गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली थी। और मेव जाति के जो मुसलमान होते हैं वो इसके अनुयायी होते हैं। और लालदास जी की जो समाधि है वो है शेरपुर अलवर में। कहाँ पर स्थित है लालदास जी की समाधि? शेरपुर अलवर में। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। देखिए, लालदास जी मेवात के प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म है वो मेवात प्रदेश के धौलीधु गांव में हुआ था। और इन्होंने शिक्षा या दीक्षा है वो गदन चिश्ती से ली थी। और इनके अनुयायी है वो होते हैं मेव जाति के मुसलमान। और इनकी समाधि है वो है शेरपुर अलवर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये 2-3 एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आगामी एग्जाम्स में भी ये पूछा जाए। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उदयपुर में है। देखिए, कुल जनसंख्या का 13.5%, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? 13.5% राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है वो उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर निवास करती है? उदयपुर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 131वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बताने वाली सारी चीजें आप याद रखना, क्योंकि वीडियो मेंस में एक अलग टॉपिक ही नरेगा का जोड़ दिया है, तो इससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा नरेगा से संबंधित। तो आप इसको ध्यान से सुने कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या फिर डीआरडीए? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। यानी इस जो नरेगा है उसके आयोजन और क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत जवाबदार है। और वर्ष 2021-22 के अगर बात की जाए तो मित्रों, 2021-22 के डाटा के अनुसार रोजगार देने में, नरेगा के माध्यम से रोजगार देने में उड़ीसा का जो गंजाम जिला है वो प्रथम स्थान पर प्राप्त किया था। साथ ही दूसरा स्थान है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले ने प्राप्त किया। और तीसरा राजस्थान के नागौर जिले ने रोजगार देने में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगर बात की जाए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से दो जिले हैं वो टॉप 10 रोजगार नरेगा के माध्यम से रोजगार देने में टॉप 10 जिलों की श्रेणी में शामिल हुए थे, तो वो हुए थे बाड़मेर और नागौर। यानी राजस्थान के बाड़मेर और नागौर 2 ऐसे जिले हैं जो नरेगा के माध्यम से रोजगार देने में टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए थे। 132वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्ध के इतिहास में सीमा चिन्ह है। यहाँ पर कुछ युद्धों के नाम दे रखा है, इनको हमें सही तिथि कालक्रम में रखते हुए इनका उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध है वो 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का। भटनेर का युद्ध हुआ था 1398 ईस्वी में। भटनेर का युद्ध कब हुआ था? 1398 में। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1544 ईस्वी को। कब हुआ था? 1544 को गिरी सुमेल का। और हल्दी घाटी का 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो तिथि क्रम के अनुसार इनका सही उत्तर है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, तो बी में सही है इसका। पहले ऑप्शन नंबर 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध। इसका ऑप्शन बी इसका सही है कालक्रम के अनुसार। तो आप युद्धों का जो कालक्रम है वो विशेष तौर से आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? जो राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे, ये 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है। कभी इन जो युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। तो राणा प्रताप से संबंधित हर एक सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए, राणा प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर लड़े थे, जाला बीधा भी लड़े थे,
राव कृष्णदास चुंडावत भी लड़े थे, जबकि माधो सिंह कच्छवा है वो नहीं लड़े थे। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको एक बात और बता देता हूं कि प्रताप के जो हरावल का नेतृत्व है वो किया था हकीम खां सूरी ने। प्रताप के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने किया था। हकीम खां सूरी ने प्रताप के हरावल का नेतृत्व, जबकि अकबर के जो हरावल का नेतृत्व है वो किया था जगन्नाथ कछुआ ने। किसने किया था? जगन्नाथ कछुआ ने अकबर के हरावल का नेतृत्व किया था, जबकि प्रताप के हरावल का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? सबको पता है खडनाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बार बार पूछा जा रहा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, विशेष तौर से आप इसको याद रखें। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव है वो रामसनेही संप्रदाय में मनाया जाता है, और रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और ये फूलडोल जो उत्सव चैत्र माह में मनाया जाता है होली के अवसर पर। चैत्र माह में, होली के जस्ट बाद में मनाया जाता है, चैत्र माह में ये मनाया जाता है। और जो प्रमुख पीठ है इसकी वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, रामसनेही संप्रदाय की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी, योग्यता और वेतन भत्तों से संबंधित है? नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, वेतन भत्तों से संबंधित कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद 164 है। 164 है, ठीक है। तो 136वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 34। तो अनुसूचित जाति की सीट है और 25 है अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 138वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा प्रश्न है। और प्रश्न है कि मुंडियारगिरी ख्यात का विषय है। मुंडियारगिरी ख्यात का विषय जिसके लेखक कौन है? दयालदास है। लेखक मुंडियारगिरी ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास है। इसका प्रमुख विषय वो है मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ के राठौड़ जिसे राठौड़ारी ख्यात भी कहते हैं, दयालदास इसकी रचयिता है मुंडियारगिरी ख्यात के। तो आप इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखें। 139वां प्रश्न है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है कि राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना है वो 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। जबकि केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को। जबकि राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। और राज्य सूचना आयोग जो है वो अपना प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को देता है। आप इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि राजस्थान एकीकरण की विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? इनमें से गलत युग्म हमें छांटना है। इधर एकीकरण के जो चरण है वो दे रखे हैं, इधर तिथियां दे रखी है। तो इनमें से गलत युग्म कौन सा है वो हमें छांटना है। देखिए, द्वितीय चरण है वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। जी बिल्कुल सही है, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। तृतीय जो चरण है वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। जबकि इसमें 25 मार्च 1949 लिखा गया, ये बिल्कुल गलत है साहब। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा चरण 30 मार्च 1949 को, और तीसरा तो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, और चौथा 30 मार्च 1949 को। सॉरी यार, आज का क्या हो गया। तीसरा चरण है वो तो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, और पांचवा चरण हुआ था 15 मई 1949 को।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सन 2011 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया था? तो इन चारों को ही सम्मानित किया गया था 2021 में पद्मश्री से। और अगला प्रश्न है 142वां कि जनवरी 2021 में किसे राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बार बार पूछा जा रहा है, 2-3 बार इस एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है ये। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जनवरी 2021 में है वो जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास को नियुक्त किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो मित्रों 23 मार्च सन 2000 को हुई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 2000 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे। और इससे संबंधित 1-2 प्रश्न और भी पूछे गए तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें 1+2+4 सदस्य होते हैं, यानी एक तो अध्यक्ष होता है, 2 इसके पूर्णकालीन सदस्य और 4 ही होते हैं इसके अंशकालीन सदस्य। और इनकी नियुक्ति से संबंधित एक सवाल पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा है इनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति द्वारा इनकी जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद में विपक्ष का नेता और राज्य गृह मंत्री। ये 6 सदस्य शामिल होते हैं 6 सदस्यीय समिति में। कौन कौन होते हैं मैं वापस बता देता हूँ कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। पहला तो होता है मुख्यमंत्री, दूसरा होता है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता, चौथा व्यक्ति होता है विधान परिषद का सभापति, पांचवा व्यक्ति होता है विधान परिषद में विपक्ष का नेता और छठा व्यक्ति होता है राज्य गृह मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 143। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो इसका है वो 14वां संस्करण आयोजित हुआ था 19 से 28 फरवरी 2021 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। 144वां प्रश्न है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो एरिनपुरा छावनी के शिवनाथ सिंह ने दिया था। और राजस्थान में जो 1857 का जो संग्राम है उसकी शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी 28 मई 1857 से। अगला प्रश्न है कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रामनाथ चौधरी का संबंध है वो अलगोजा वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा वाद्य यंत्र से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मित्रों अगला प्रश्न है कि महान कवि सूर्यमल मिश्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है कि सूर्यमल मिश्र ने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, बिल्कुल सही है साहब। दूसरा ऑप्शन है कि इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल सही है साहब। तीसरा है कि ये मेवाड़ के निवासी थे, गलत है साहब, ये बूंदी के निवासी थे। और चौथा ऑप्शन है वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जी बिल्कुल सही है। तो इसका गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 147 गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक गायन, लोक नृत्य, मुखिया या खेल? तो इसका ऑप्शन बी इसका सही है। गुलाबो सपेरा लोक नृत्य से संबंधित है। और लोक नृत्य भी कौन सा? कालबेलिया लोक नृत्य। कालबेलिया से संबंधित एक प्रश्न है वो राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया था कि निम्न में से किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो वो दिलाई थी गुलाबों ने। 148वां प्रश्न है कि यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? किसको देगा वो अपना त्यागपत्र? आरपीएससी का कोई अध्यक्ष या सदस्य अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है
तो वो किसको देगा, तो वो देगा राज्यपाल को। ठीक है, किसको देगा, राज्यपाल को। बढ़ते 149वें तरफ 49वें प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा है, वो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। और 150वां प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे बड़ी इनमें से वो है, 1 नंबर पर आएगी जरगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी तो होगा ही नहीं। 1 नंबर पर जरगा आ जाएगी। और उसके बाद में इनमें से 2 नंबर पर है दिलवाड़ा, और तीसरे नंबर पर है शेर, और चौथे नंबर पर है गुरु शिखर। तो देखिए ACBD, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। उम्मीद करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। देखिए बीच बीच में मेरे बोलने की जो रफ्तार है वो बदल जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और उम्मीद करूंगा कि मैं इसमें सुधार करूँ। और आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।